आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और उन्हीं बातों को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और मैं आपको बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने का उसको जो हमने एक यूनिट बनाया था, टेस्ला हमने यूनिट बनाया था, लेकिन बाद में पाया गया कि जो टेस्ला यूनिट है वो प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। इट इज सपोज टू अ वेरी लार्ज यूनिट। इसलिए जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं वो हम टेस्ला में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बोला टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक बड़ा यूनिट पड़ता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए पहले एक छोटा यूनिट भी बनाया गया था और उसका नाम था गॉस। सीजीएस सिस्टम में चुंबकीय क्षेत्र का यह यूनिट बनाया गया था। उसके बाद एसआई यूनिट जब टेस्ला बना तो हम लोग टेस्ला यूज करने लगे, लेकिन टेस्ला बड़ा यूनिट होता है, गॉस एक छोटा यूनिट है और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी हमारे काफी सफिशिएंट है। तो मैं इस पॉइंट को नोट कर लेता हूं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट गॉस होता है, यह भी आपको याद रखना है। टेस्ला तो हम पढ़ चुके हैं, 1 टेस्ला को डिफाइन भी किया हमने, पर आपको याद रखना है कि गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट है, लेकिन सीजीएस यूनिट है। तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। इस तरह से सीजीएस यूनिट होता है और जो एसआई यूनिट है वो टेस्ला हम बना चुके हैं। अब क्योंकि टेस्ला भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है और गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, तो जाहिर सी बात है देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द यूनिट्स। सो नाउ वी want to know that what is the relation between Tesla and Gauss. So 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss. एक टेस्ला 10 to the power 4 गॉस के बराबर होता है, 10,000 गॉस, या इसी को मैं कह सकता हूं कि एक गॉस जो होगा वो 10 to the power -4 टेस्लास के बराबर होगा। ठीक है, तो फिर से सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस और 1 गॉस इज इक्वल टू 10 to the power -4 टेस्ला। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारी अर्थ की सरफेस पर भी हमको मिलता है। कैसे अर्थ की सरफेस पर मिलता है? जैसे पिछली क्लासेस में आपको बताया गया कि जब हम किसी भी मैग्नेट को ऐसा उसको लंबी छड़ जैसा बना करके, बार मैग्नेट बना करके उसको जब हम ऐसा स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटका देते हैं, तो हम जब भी लटकाते हैं वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। आप अगर उसको ऐसा थोड़ा सा घुमाकर छोड़ भी देंगे, टर्न करके छोड़ भी देंगे, तो भी वो फिर से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे आ जाएगा। आप और ऐसा करके छोड़ दीजिए, वो फिर से ऐसा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे आ जाएगा। तो मैग्नेट को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से वो हमेशा अर्थ की जो सरफेस है हमारी यहां पे, हमेशा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे रुकता है। ये इसका रीजन यही है कि हमारी अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड है। और ऐसा सिर्फ यहां नहीं होता, पूरी अर्थ में आप कहीं भी चले जाइए, पूरी अर्थ में आप कहीं भी चले जाइए, ये हर जगह आपको मिलेगा। आप अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे आगे चल करके, उसकी भी हम लोगों के सिलेबस में है। तो अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। कितना होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, वो मैंने यहां लिखा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हम अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड मेजर करते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -5 टेस्ला। अगर मैं इसे गॉस में चेंज करूं तो 10 to the power -4 से डिवाइड करेंगे
तो 10 टू द पावर -1 बचेगा, मींस 0.1 गॉस। गॉस में रिप्रेजेंट करेंगे 0.1 गॉस लगभग हमारी अर्थ की सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब अगर हम इफ वी गो इनसाइड अवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, तो वहां पर भी हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है इन अवर नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। आपने सुना होगा कि कहीं कहीं मैग्नेटिक थेरेपी करते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो कभी कभी उस बीमारी को ठीक करने के लिए मैग्नेटिक थेरेपी का यूज भी किया जाता है। उसके लिए वो उस बॉडी के चारों तरफ एक्सटर्नल मैग्नेट लगाते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेट लगा के बॉडी के अंदर जो भी चीज प्रॉब्लम में है उसको वो अलाइन करते हैं। अगर थोड़ा सा इधर उधर कुछ हो गया है तो मैग्नेटिक थेरेपी से उसको अलाइन किया जा सकता है। तो मैग्नेटिक थेरेपी भी करते हैं, क्योंकि और एक्सटर्नल मैग्नेट से हमारी बॉडी में इफेक्ट आएगा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो एक्सटर्नल मैग्नेट से हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेट से मैग्नेटिक थेरेपी करके बॉडी को ठीक करते हैं। इट मींस हमारी बॉडी के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाँ, ये बहुत वीक होता है, लेकिन होता है। कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड इन ह्यूमन बॉडी? अगर आप ह्यूमन बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखने जाएंगे, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -10 टेस्ला। यू कैन चेंज इट इन गॉस। तो 10 टू द पावर -10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आपको हमारी बॉडी के इनसाइड, अंदर मिलता है हमारी बॉडी के। इसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड इन इंटरस्टेलर स्पेस, जब हम अपनी अर्थ की सरफेस से ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड वीक होते जाता है, कमजोर होते चला जाता है, स्ट्रांग नहीं होते जाता, वीक होते चला जाता है। तो जब आप ऊपर जाते जाते किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं, स्टार्स के बीच में पहुंच जाते हैं, प्लैनेट्स के बीच में पहुंच जाते हैं, तो होता क्या है कि अगर आप दो स्टार्स के बीच में पहुंच गए हैं, बीच वाली जगह पर, तो वहां इस स्टार का भी मैग्नेटिक फील्ड है, इस स्टार का भी मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको कम कर रहे होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन पे होने की वजह से वो एक दूसरे को कम कर रहे होते हैं। तो दो स्टार्स के बीच का ये जो जगह होती है, ये जो स्पेस होता है, इसका नाम होता है इंटरस्टेलर स्पेस। मैं फिर से बता दूं, जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर चले जाते हैं तो बहुत ऊपर जाने पर जब आप 2 स्टार्स 3 स्टार्स के बीच में आ जाते हैं, तो वो जो जगह होती है उस जगह को हम बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है। कितना होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड? सो मैग्नेटिक फील्ड इन इंटरस्टेलर स्पेस इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -12 टेस्ला। इससे भी कम। जैसे कि मैंने बोला, आप ऊपर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होते चला जाएगा, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है। ये जितने भी आपने देखे, ये सब वीक मैग्नेटिक फील्ड के आपके एग्जाम्पल्स हैं। वीक मैग्नेटिक फील्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम अपने किसी प्रैक्टिकल के लिए हम अपनी लैब में भी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉइल्स एंड मैग्नेट्स। तो विद्युत कुंडलियां और जो चुंबक होते हैं उनके द्वारा हम लेबोरेटरी में भी मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। वो कितना मैग्नेटिक फील्ड तक हम मैक्सिमम डेवलप कर सकते हैं वहां पर? तो टिपिकल मैग्नेटिक फील्ड इन आवर लेबोरेटरी,
ये हम लगभग 1 टेस्ला तक का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है। आप देख सकते हैं अर्थ का जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.1 गॉस होता है, 10⁻⁻5 टेस्ला, और ये 1 टेस्ला है। इसकी तुलना में जो ये लेबोरेटरी में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं, ये लगभग 1 लाख टाइम्स ज्यादा होता है। अब आप समझ सकते हैं अर्थ की सरफेस पर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी तुलना में लगभग 1 लाख गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम अपनी लेबोरेटरी में डेवलप कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉइल्स एंड मैग्नेट्स। ओके, सो दिस इज 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इन लेबोरेटरी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है? तो मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस दुनिया में वो होता है न्यूट्रॉन स्टार्स में। क्या होते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स? बड़ी सिंपल सी चीज है। जब किसी स्टार की लाइफ खत्म हो जाती है, उसकी लाइफ पूरी हो जाती है, उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो वो स्टार जो होता है उसके सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, उसके सारे एटम्स भी टूट जाते हैं और वो सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ करके जो इतना बड़ा स्टार बहुत बड़ा होता है वो सिकुड़ करके बिल्कुल जरा सा रह जाता है। उसके सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, सारे एटम्स ब्रेक हो जाते हैं और उसके अंदर केवल न्यूट्रॉन बचते हैं और वो सिकुड़ करके सब आपस में ऐसा चिपक जाते हैं। तो जो इतनी जगह पर स्टार अभी तक फैला था वो सिकुड़ कर बस जरा सी जगह पर रह जाता है। तो ये जो एक जगह खाली यहां पर होती है, इतना बड़ा स्टार था, सिकुड़ करके जरा सा रह गया ना, तो ये आसपास जगह खाली हो गई। ये जो जगह यहां पर खाली होती है इसमें इतना हाई इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है कि ये इट कैन पुल एनीथिंग, ये किसी भी चीज को अपनी ओर खींच सकती है। इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका। कितना होता है वो यहां पर लिखा है हमने, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स। न्यूट्रॉन स्टार्स की सरफेस पर लगभग 10⁸ टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार्स पे। ये दो जो एग्जांपल आपको दिखाए गए हैं ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड्स एंड देयर आर आल्सो सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और इस समय जो इससे भी ज्यादा न्यूट्रॉन स्टार्स से भी ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड अब हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, हम लेबोरेटरी में इतना तक क्रिएट करते हैं, बट हमको इससे भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है जब हम मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन को चलाते हैं। मैगलेव ट्रेन, एक बार हमने किसी क्लास में आपसे बात भी की थी मैगलेव ट्रेन के बारे में, दैट इज मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। उसको चलाने के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए हमको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। एंड एट दैट सिचुएशन वी डेवलप द मैग्नेटिक फील्ड अप टू मैनी टेस्लास। बहुत सारे बहुत ज्यादा टेस्ला तक हम मैग्नेटिक फील्ड को वहां डेवलप करते हैं। सो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस गिव्स यू जस्ट एन आइडिया मैग्नेटिक फील्ड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड की। फिर से एक बार, सीजीएस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का गॉस होता है, टेस्ला एसआई यूनिट है। 1 टेस्ला 10⁴ गॉस एंड 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। एंड these are some weak magnetic fields and strong magnetic fields. Okay, इन सबको जानने के बाद मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स पर बहुत सारा काम किया हुआ था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉरेंस। he was a Nobel Prize winner and about in 1802, around 1802, तो उन्होंने किसी चार्ज पर लगने वाले जो फोर्स होते हैं उन पर बहुत सारा काम किया हुआ था।
तो अब हम नेक्स्ट जो आर्टिकल पढ़ने चल रहे हैं दैट विल बी लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स। तो इन्होंने किसी भी चार्ज पर जो फोर्सेस लगते हैं उनके बारे में बताया हुआ था। जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी भी एक स्थान पर, किसी भी एक जगह पर सारे के सारे फील्ड्स हो सकते हैं। जैसे इस जगह पर जहां पर हम हैं या कहीं पर भी आप अगर बैठे हैं तो वहां पर भी कई सारे फील्ड्स एक साथ हैं। कैसे? देखिए, वहां पर अर्थ है, इसलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां पर। ठीक है, तो हर जगह अर्थ जहां पर है वहां अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसके बाद अगर कहीं किसी आसपास वहां कोई चार्ज है, रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वहां पर। और अगर कोई करंट फ्लो हो रही है कहीं पर तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। हमने पढ़ा है ना कि अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकता है उसी जगह पर। उसी जगह पर अगर कहीं आसपास कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी वहां पर हो सकता है। अगर वहीं आसपास कोई करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर हो सकता है। तो ऑल द फील्ड्स कैन हैव टुगेदर, एक साथ हो सकते हैं इन वन प्लेस। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि सर एक जगह पर तीनों फील्ड्स कैसे हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक जगह पर तीनों फील्ड्स हों, लेकिन मैं बात किस पर करना चाहता हूं? फोर्सेस ऑन चार्ज। मैं सिर्फ चार्ज पर लगने वाले फोर्स की बात करना चाहता हूं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स किसको अफेक्ट करता है? तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स तो मास को अफेक्ट करता है, द्रव्यमान को अफेक्ट करता है, द्रव्यमान पर उसका प्रभाव पड़ता है। और वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट मास, वी आर स्टडिंग अबाउट चार्ज। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इसको हम छोड़ देते हैं, इसे हम नहीं ले रहे हैं। कुछ समझ में आया आपको? मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, एक ही जगह पर, एक ही स्पेस में एक से ज्यादा फील्ड्स हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकता है उस जगह पर अर्थ की वजह से। कहीं आसपास कोई चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हो सकता है, वैद्युत क्षेत्र भी हो सकता है। कहीं आसपास कोई करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उस जगह पर हो सकता है। लेकिन लॉरेंस ने चार्ज पर लगने वाले फोर्स को स्टडी किया हुआ था, जबकि इन तीनों में से जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो चार्ज को इफेक्ट नहीं करता, वो मास को इफेक्ट करता है। और मास पर लगने वाले फोर्स को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो हम स्टडी कर चुके हैं। हम चार्ज पर लगने वाले फोर्स को स्टडी करना चाहते हैं। और चार्ज को कौन कौन इफेक्ट करता है, कौन से फील्ड्स इफेक्ट करते हैं? तो आंसर है चार्ज को सिर्फ दो फील्ड इफेक्ट करते हैं, एक आपका वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिकल फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र। तो इन्हीं दो के बारे में लॉरेंस ने बताया। ग्रेविटेशनल फील्ड को हम छोड़ देते हैं, उसे हम नहीं लेंगे क्योंकि वो चार्ज को इफेक्ट नहीं करता। ओके, अब चार्ज को इफेक्ट करने वाले हमें पता लगे दो फील्ड हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर दोनों फील्ड एक साथ एक ही जगह पर हैं और वहां पर एक चार्ज है जो मूव कर रहा है, दोनों फील्ड्स एक साथ एक ही जगह पर हैं और वहां पर एक चार्ज है जो कि मूव कर रहा है, तो इस चार्ज पर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी एप्लीकेबल होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, वैद्युत बल, और उस पर चुंबकीय बल भी लगेगा। ठीक है, मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये आपका वैद्युत बल ये सिर्फ आपके रुके हुए चार्ज पर लगता है, खड़े हुए चार्ज पर लगता है और चलते हुए चार्ज पर भी लगता है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पर लगेगा, सिर्फ चलते हुए चार्ज पर लगेगा।
तो ये एक चीज मैं यहां पर आपको नोट करके बता देता हूं। जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स किस पर लगेगा? स्टेबल चार्ज पे भी लगेगा और मूविंग चार्ज पर भी लगेगा। एप्लीकेबल ऑन स्टेशनरी चार्ज एज वेल एज मूविंग चार्ज। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो वैद्युत बल होता है वो एप्लीकेबल होता है, लगता है, आरोपित होता है रुके हुए चार्ज पर भी और गति करने वाले चार्ज पर भी। अगर कोई पार्टिकल है जिसके पास नेट चार्ज है और वो मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स उस पर लगेगा। रुका हुआ है तो भी लगेगा, चल रहा है तो भी लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगता है? मैग्नेटिक फोर्स इज एप्लीकेबल ओनली ऑन मूविंग चार्ज। ये सिर्फ और सिर्फ चलते हुए चार्ज पर लगेगा, ये रुके हुए चार्ज पर एप्लीकेबल नहीं होता। एक चीज तो ये भी याद कर लीजिए। तो फिर से आते हैं लॉरेंस फोर्स पर। हम बात कर रहे थे कि एक ही स्थान पर वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के क्षेत्र हैं और वहां पर एक चार्ज है जो कि मूव कर रहा है। अब चार्ज अगर मूव कर रहा है तो आप देख सकते हैं चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा और चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी तो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, दोनों फोर्सेस लगेंगे। कितने कितने दोनों फोर्सेस लगेंगे ये हम स्टडी कर चुके हैं, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। और उस चार्ज पर जब इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, तो चार्ज पर तो दो फोर्स हो गए लगने वाले। तो उस चार्ज पर नेट कितना फोर्स लगेगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो बड़ा आसान है। सबसे पहले यहां लिख लेते हैं यदि किसी स्थान पर वैद्युत तथा चुंबकीय, यदि किसी स्थान पर वैद्युत तथा चुंबकीय यदि किसी स्थान पर वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र एक साथ उपस्थित हों तथा वहां एक आवेशित कण जिसका आवेश Q है, v वेग से गति करे तो उस पर वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों बल एक साथ कार्य करते हैं। दोनों बल एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है,
फिर से एक बार देख लें कि यदि किसी स्थान पर वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र एक साथ उपस्थित हों तथा वहां एक आवेशित कण Q v वेग से गति करे तो उस पर वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों बल एक साथ कार्य करते हैं। उस कण पर लगने वाला नेट बल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये फोर्सेस को फाइंड आउट करते हैं कि कितने कितने बल लगते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन चार्ज, चार्ज पर लगने वाला वैद्युत बल कितना लगता है उसको आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू, आपने देखा है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और वहां पर हम Q चार्ज ले जाते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो Q इंटू E के बराबर लगता है। पहले लेसन में ही आपको पढ़ा दिया गया है, Q इंटू E, इतना उस पर वैद्युत बल लग रहा होगा। क्योंकि वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड भी है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, चार्ज पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा ये हमने स्टडी किया हुआ है। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो एक स्थान है जहां पर वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं और चार्ज को गुरुत्वीय क्षेत्र इफेक्ट नहीं करता, सो लीव इट बिहाइंड। वी आर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ओनली, एंड जो फोर्सेस वो अप्लाई करेंगे उनकी बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा, इतना लगेगा चार्ज पे, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा उस पर, इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो उस चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स ऑन चार्ज, नेट फोर्स ऑन चार्ज कैसे आप फाइंड करेंगे कि नेट फोर्स कैसे लगेगा? बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए जब भी हम चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्स को फाइंड करेंगे तो हम वैद्युत और चुंबकीय दोनों बलों का सदिश योग निकालेंगे। ठीक है, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। तो आप याद रखें कि उस पार्टिकल पर नेट फोर्स जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा? वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस मींस आवेशित कण पर लगने वाले वैद्युत और चुंबकीय बलों के सदिश योग से निकलेगा। अगर बल अदिश राशि होती तो हम डायरेक्ट जोड़ देते, बट बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर to find out the net force on charge we will have to do vector sum of electrical and magnetic forces, both the forces। और ये जो नेट फोर्स आप निकालेंगे, फोर्स नेट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस मींस इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ओके, ये जो नेट फोर्स आप देख रहे हैं, इस नेट फोर्स को ही हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। दिस नेट फोर्स इज नोन एज लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स। तो याद रखें ये जो नेट फोर्स यहां से आएगा इसी को हम लॉरेंस फोर्स कहेंगे। तो लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू, हियर L स्टैंड्स फॉर लॉरेंस फोर्स, और आपने देखा कि ये जो नेट फोर्स आएगा इसी को हम लॉरेंस फोर्स बोलेंगे। तो F नेट या फोर्स लॉरेंस
लॉरेंस फोर्स विल बी इक्वल टू Fe प्लस Fm. Fe is Q मल्टीप्लाइड बाई E, Fm is Q मल्टीप्लाइड बाई V क्रॉस B. इन जब दोनों को आप प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो बेटा ध्यान से देखें, दोनों से Q आप कॉमन ले सकते हैं. Q E लिखेंगे प्लस Q इंटू V क्रॉस B लिखेंगे. दोनों से आप Q कॉमन कर सकते हैं. जब दोनों से आप Q कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आप देखिए. इसमें से Q लेंगे तो वेक्टर E बच जाएगा, प्लस इसमें से Q कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B. तो ये बेटा आप जो देख रहे हैं ये लॉरेंस फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, तो किसी चार्ज पर जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस लगते हैं, these are known as Lorentz forces. We are not talking about the gravitational force on charge, because gravitational force does not affect charge, it affects only mass. इसलिए हमने चार्ज पर जो फोर्सेस लग सकते हैं उनकी केवल जिक्र की है, और वो है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस. दोनों का हमने नेट फोर्स निकाल लिया कि अगर एक चार्ज ऐसी जगह पर मूव कर रहा है जहां पर दोनों प्रकार के फोर्सेस लगेंगे, दोनों प्रकार के फील्ड्स हैं, तो वहां पर उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, एंड दिस इज लॉरेंस फोर्स Q इंटू वेक्टर E प्लस V क्रॉस B. आपको याद रखना है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो लॉरेंस फोर्स भी हमने कर लिया. लॉरेंस फोर्स से रिलेटेड और भी चीजें हम लोगों को स्टडी करनी है, हम और भी बातें पढ़ेंगे, लेकिन अब उनको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे. तो आज आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, जैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है कि जो वैद्युत बल होता है वो रुके हुए आवेश, खड़े आवेश और चलते हुए दोनों प्रकार के आवेश पर लगेगा, लेकिन चुंबकीय बल केवल और केवल चलते हुए चार्ज पर लगेगा, खड़े चार्ज पर यह फोर्स नहीं लगेगा. और ये सारी बातें लॉरेंस फोर्स. उसके बाद तो ये सब आप अच्छे से तैयार करिए. आगे हम और मिलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के साथ में. तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट क्लास पे. थैंक यू.